Hello student, this is Richa Sharma. Welcome back to EduGrown with another video of class 10th history chapter number 1, that is the rise of nationalism in Europe. Okay, ये आपका पार्ट सेकेंड है. इसके फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर हमने डिस्कस किए थे आपके दो टॉपिक्स इस चैप्टर के. ठीक है, वो कौन कौन से टॉपिक थे? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बताया था इमेज के बारे में. जो आर्टिस्ट थे, फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिनका नाम था फेडरिक, उनने उस इमेज के थ्रू क्या बताने की कोशिश की. ठीक है, या उनका ड्रीम क्या था वर्ल्ड को लेकर. ठीक है, या फिर हम दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हो क्या विजुलाइज कर रहे थे. ठीक है, ये हमने देखा था. एंड देन मैंने आपको बताया था या हमने डिस्कस किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में एज वेल एज द आइडिया ऑफ नेशन के बारे में. ठीक है ना, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था आपके लास्ट वीडियो में वो था द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. ओके, एंड इसके सब टॉपिक के बारे में भी हमने डिस्कस किया था. ओके ना, अब इस वाले पार्ट के अंदर जो आपके रिमेनिंग टॉपिक्स बचे हैं इस चैप्टर के वो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ या फिर हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो. सो लेट्स बिगिन. In this video, topics to be covered: the age of revolution, जो कि आपका चला था 1830 से लेके 1848 के बीच में. ठीक है, इसका नाम एज ऑफ रेवोल्यूशन इसलिए रखा गया है क्योंकि ये जो पीरियड है आपका, ये जो एज है उसके अंदर बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए थे आपके. ठीक है ना, इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग. एंड देन उसके बाद होगा आपका हंगर, हार्डरशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट. उसके बाद हम देखेंगे द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स एंड देन द मेकिंग ऑफ जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन. ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा विजुअलाइजिंग द नेशन, और जो इस चैप्टर का आपका लास्ट टॉपिक होगा दैट इज नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म. ओके, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो हम वन बाय वन सारे टॉपिक्स को डिटेल डिस्कस करते हैं. ओके, तो हम हमारे फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं दैट इज द एज ऑफ रिवॉल्यूशन. ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे 1830 से लेके 1848 के बीच में कौन कौन से रिवॉल्यूशन हुए या फिर हम बोल सकते हैं कौन कौन से रिवॉल्ट हुए. ठीक है, हम फर्स्ट बात करते हैं जैसे कि कोई भी चीज़ हो रही है तो उसके पीछे का रीज़न क्या था. ठीक है, क्या बैकग्राउंड था जिसके कारण वो रेवोल्यूशन हुआ. ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, हमने इसके प्रीवियस वाले वीडियो में देखा था जो जुलाई रेवोल्यूशन के पहले हमने देखा था क्या हो रहा था कि जो मिडिल क्लास लोग थे या फिर हम बोल सकते हैं दो आइडियाज़ थे, जो टू आइडियाज़ वो हमारे या फिर यूरोप के डिफरेंट पार्ट में क्या हो रहा था स्प्रेड हो रहे थे. वो कौन कौन से आइडिया थे? एक तो लिबरलिज्म का आइडिया था, एक नेशनलिज्म का आइडिया. ठीक है, लिबरलिज्म का मीनिंग होता है फ्रीडम, उन्हें हर चीज़ के लिए फ्रीडम चाहिए था. नेशनलिज्म मतलब कि देशभक्ति की भावना सबके अंदर क्या हो रही थी, जाग रही थी. ठीक है, और ये कहाँ हो रहा था? यूरोप के डिफरेंट पार्ट्स में. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें इटालियन या फिर जर्मन स्टेट थे वो, आयरलैंड, पोलैंड, ऐसा. ठीक है, इन सारी जगह ये सारी चीज़ें क्या हो रही थी, स्प्रेड हो रही थी. अब ये स्प्रेड तो हो रही थी लेकिन इनको स्प्रेड कर कौन रहा था? ठीक है, तो इनको जो स्प्रेड कर रहे थे वो कौन थे? एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल थे जो क्या कर रहे थे, इन्हें स्प्रेड कर रहे थे. ठीक है, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा जो एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग हैं वो उनको क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे या इनको लीड कर रहे थे. ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, ये सारी चीज़ें तो चली रही थी. देन उसके बाद 1830 के अंदर आपको दो चीज़ मेन स्पेशल याद रखनी है. एक तो आपका जुलाई रेवोल्यूशन, एक आपको याद रखना है ग्रीक वॉर के बारे में. ठीक है, तो हम वन बाय वन इनको डिटेल में पढ़ते हैं. जो जुलाई रेवोल्यूशन की बात करूं 1813 के अंदर, तो क्या हुआ था उस टाइम पे जो बॉर्बन किंग था उसको फेंक दिया गया था, ओवरथ्रो कर दिया गया था. ठीक है, मतलब उसको वहाँ से हटा दिया गया था. अब जैसे कि आपको पता होगा इसकी हिस्ट्री के बारे में कि ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि एक्चुअली में 1830 में इसको निकाल के बाहर कर दिया था. देन इससे पहले क्या होता, जब 1789 में आपका नेपोलियन का रूल एंड ऑल आया था उस टाइम पे भी इसको क्या करा गया था, निकाल दिया गया था. लेकिन ठीक है, उस टाइम पे भी इसको ओवरथ्रो कर दिया गया था. लेकिन 1815 के अंदर, 1815 की बात करूँ तो उस टाइम पे क्या हुआ था, इनका फिर से ये पावर में आ गए थे. ठीक है, अभी जब ये फिर से पावर में आ गए थे, ये फिर से रूल करने लगे थे. एंड देन उसके बाद जो मिडिल क्लास लोग थे उन्हें वो चीज़ पसंद नहीं आई, तो उन्होंने फिर से क्या किया, फिर से रेवोल्यूशन एंड ऑल हुए. और उसके बाद उनका क्या हुआ, फिर से जो बॉर्बन किंग था उनको फिर से क्या कर दिया गया था, ओवरथ्रो कर दिया गया था. ओके ना, एक तो ये फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि आपको कैसे है ना बॉर्बन किंग जो थे उन्हें निकाल के रख दिया था. ठीक है, जुलाई रेवोल्यूशन के अंदर. अगर हम इसके दूसरी बात की बात क्या करें तो इस टाइम पे क्या हुआ था,
अब क्या हुआ था, मोनार्की सिस्टम नहीं रहा था पूरा, और ना ही पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम आया था, ठीक है। अब इन दोनों को कंबाइन करके लाया गया था। कौन सा सिस्टम लाया गया था? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम लाया गया था। ओके, इसके अंदर क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम होता है उसके अंदर ये होता है, आपका जो हेड होगा वो कौन रहेगा? वो किंग ही रहेगा, लेकिन जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाएंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फॉलो किए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की स्टैब्लिश हो गया, और जो उसके हेड बनाया गया वो कौन बनाया गया? लुइस फिलिप करके थे, किंग थे, उनको इसका हेड बनाया गया, ठीक है ना। आपको ये चीज समझ में आई? फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि जो बार्बन किंग था उसको फेंक दिया गया था, वहां से निकाल दिया गया था। एंड दूसरी चीज, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को स्टैब्लिश किया गया, और जो उसका हेड था उसको किसको बनाया गया? लुइस फिलिप को उसका हेड बनाया गया, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसमें दूसरा क्या हुआ था। यहाँ अब जो आपकी बेल्जियम की कैपिटल है दैट इज ब्रुसेल, ठीक है, उसके अंदर क्या हुआ था, आपका रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया। क्यों रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया? क्योंकि वो जो यूनाइटेड किंगडम का नदरलैंड था उससे को क्या होना चाह रहे थे? अलग होना चाह रहे थे, ठीक है। इसलिए उसका वहां भी रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, एंड देन वो फाइनली वहां से अलग हो भी गए, ठीक है। तो ये तो जुलाई रेवोल्यूशन था, कि जुलाई रेवोल्यूशन के बारे में आपको बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं कि कौन से किंग को ओवरथ्रो किया गया, तो आप बता सकते हो बर्बन किंग जो थे उनको ओवरथ्रो किया गया, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा वहाँ कौन सी गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया गया, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को वहाँ स्टैब्लिश किया गया। उस टाइम पे उसके हेड कौन थे? तो लुइस फिलिप उसके क्या थे? हेड थे, ठीक है। और फिर ये भी पूछा जा सकता है जो जुलाई रेवोल्यूशन था वो स्पेशली कहाँ हुआ था? तो ब्रुसेल में हुआ था, जो कि बेल्जियम की कैपिटल है। क्यों हुआ था? क्योंकि वो अलग होना चाहते थे यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से, ठीक है। इससे यहाँ आपके इतने वन वर्ड वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, या हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब इसी के हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं, दैट इज ग्रीक वॉर। ओके, ग्रीक वॉर की बात करें तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जैसे कि हम ग्रीक वॉर के अंदर पढ़ रहे थे। ग्रीक वॉर के अंदर क्या हुआ था आपका, कि जो ग्रीक था उस टाइम पे वो ऑटोमन एम्पायर जो था उसके अंडर में था, ठीक है। तो उसको भी क्या चाहिए थी, जैसे कि यहाँ हमने देखा कि जुलाई रेवोल्यूशन के अंदर ब्रुसेल जो थे वो यूनाइटेड किंगडम के अंदर था, उसको भी वहाँ से फ्रीडम चाहिए थे। वैसे ही यहाँ भी इनको क्या चाहिए था? इंडिपेंडेंस की। ये भी लड़ाई लड़ रहे थे, उन्हें भी फ्रीडम चाहिए था, ठीक है। इनने जो अपना स्ट्रगल स्टार्ट किया इंडिपेंडेंस का, कब स्टार्ट किया? 1821 में। कहाँ? ग्रीस के अंदर। क्यों? क्योंकि ये जो थे आपके किसके अंडर में थे? ऑटोमन एम्पायर के अंडर में थे, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, जब उन्हें ये लगा उन्हें कि उन्हें स्ट्रगल स्टार्ट किया, तो स्ट्रगल स्टार्ट करने के बाद उन्हें क्या हुआ, उन्हें भी बहुत सारे जन का सपोर्ट मिला, ठीक है। क्योंकि वो अकेले तो प्रॉपर पूरे से मतलब पूरे तरीके से स्ट्रगल नहीं कर पा रहे थे, या बोल सकते हैं वो इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं थे, इसलिए उन्हें बहुत सारे जनों का सपोर्ट मिला। कौन कौन किस किस जनों का सपोर्ट मिला? जो ग्रीक पीपल थे उनका सपोर्ट मिला, ग्रीक का तो सपोर्ट मिला ही, एज वेल एज जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी आपका, उनका भी सपोर्ट मिला। और जो आर्टिस्ट, पोएट, पीजेंट, इन सब का भी क्या करा गया? इनको सपोर्ट मिला, ठीक है। अब ये सब कुछ सपोर्ट मिला, ये स्ट्रगल हुआ, और ये सक्सेसफुल स्ट्रगल, ये जो स्ट्रगल था वो सक्सेसफुल हो गया। और सक्सेसफुल होने के बाद जब इन्हें इंडिपेंडेंस मिल गई तो उस टाइम पे क्या हुआ, एक ट्रीटी साइन हुई जिसका नाम होता है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। अब ये जो ट्रीटी आपकी साइन हुई थी वो हुई थी 1832 के अंदर, ठीक है। तो आपकी जो ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ये क्या हो गई आपकी? साइन हो गई 1832 के अंदर। एंड देन इस ट्रीटी के अंदर जो ग्रीस था उसको डिक्लेयर कर दिया गया इंडिपेंडेंट नेशन, ओके। तो आपको समझ में आया कि ये इसको एज ऑफ रेवोल्यूशन क्यों बोला जाता है हमारा? क्योंकि यहाँ बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए थे। हमने ये भी देख लिया कि ये रेवोल्यूशन के होने के पीछे रीज़न क्या था या उसका बैकग्राउंड क्या था। क्योंकि जो एजुकेटेड मिडिल क्लास के पीपल थे, जैसे कि आपके टीचर्स हो गए, डॉक्टर हो गए, प्रोफेसर हो गए, ये सब मिलके इसको लीड कर रहे थे। एंड देन हमने देखा था दो हमारे रेवोल्यूशन हुए, एक जुलाई रेवोल्यूशन, एक ग्रीक हुआ, ओके ना। इसके बाद आपका क्या हुआ, आपका अब ये सारी चीज़ें चल रही थी आपके पूरे यूरोप में। अब ये सारी चीज़ें यूरोप में चल रही थी तो उसके बाद लोगों के अंदर रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल की फीलिंग क्या होने लगी? डेवलप होने लगी, ठीक है। तो अब वो हम देखते हैं कि कैसे आपकी क्या डेवलप हो, ठीक है। तो हमारा इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है? रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग। तो यहाँ क्या किया गया? आपका रोमांटिज्म की फीलिंग को डेवलप किया गया, ठीक है। रोमांटिज्म का मीनिंग क्या होता है यहाँ? अगर मैं आपसे बात करूँ तो रोमांटिज्म का मीनिंग होता है यहाँ आपका कल्चरल मूवमेंट होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी हमारा नेशन है उसके लिए हम नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करते हैं थ्रू पोएट्री
आर्ट, स्टोरी या फिर म्यूजिक के थ्रू। ओके, मतलब सिर्फ ये नहीं कि लड़ाई झगड़े से हम कुछ चीज़ करें या जो उसके रीजंस हैं, मतलब साइंस एंड रीजंस को ही हम सपोर्ट करें, हमें इसको ना सपोर्ट करते हो या इसको भी सपोर्ट करें, साथ के साथ में हमें क्या करना है, कल्चरल मूवमेंट लेके आना है। ठीक है, अगर हम किसी को मतलब किसी भी कंट्री को उसके कल्चर या फिर उससे ट्रेडिशन से अगर हम जोड़ते हैं या सेंटिमेंट उसके लेके आते हैं तो उससे क्या होता है, आपका रोमांटिज्म की फीलिंग को क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। ठीक है, तो अगर इसकी मैं प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूँ आपकी, कि रोमांटिज्म की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है, तो क्या होती है, द कल्चरल मूवमेंट दैट रिजेक्टेड। ठीक है, ये क्या बोला जा रहा है, एक तरह का कल्चरल मूवमेंट है जो कि रिजेक्ट किया जा रहा है, किसके रिजेक्ट नेशनलिज्म, बाय नेशनलिज्म को रिजेक्ट किया जा रहा है किसके थ्रू, साइंस एंड रीजन। ठीक है, जो हमें नेशनलिज्म को मतलब समझना है वो साइंस एंड रीजन के थ्रू नहीं समझना है, किसके थ्रू समझना है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है नेशनलिज्म को पोएट्री, आर्ट, स्टोरी एंड म्यूजिक के थ्रू। ओके, इसके थ्रू, इन चीज़ों के थ्रू क्या किया गया है, आपका जो आपके क्या बोलना चाहिए सिटीजन है या यूरोप के सिटीजन्स थे, उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप किया गया है थ्रू पोएट्री, आर्ट, स्टोरी, म्यूजिक एसेट्रा के। ठीक है ना, अब यहाँ क्या हुआ था, ये तो चल ही रहा था कि नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप किया जा रहा था पोएट्री, आर्ट, स्टोरी एंड म्यूजिक के थ्रू। अब वही एक जर्मन फिलोसफर थे आपके, जिनका नाम था जॉन गॉडफायर। ठीक है, इनका कहना ये था कि अगर आपको नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करना है या आप जो सिटीजन्स हैं उनके अंदर आपको नेशनलिज्म की फीलिंग को लेके आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ का फोक सॉन्ग, फोक पोइट्री, फोक डांस, उसके थ्रू क्या करना चाहिए आपको, नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप करना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर जिस एरिया का चीज़ें होती हैं तो लोगों को उतनी ईजिली समझ में आती हैं। ठीक है, जैसे कि मान के चलो कोई एरिया है तो वहाँ जो लैंग्वेज बोली जाती है या वहाँ का जो भी फोक पोइट्री फेमस है या डांस फेमस है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को समझाएंगे तो वो ज़्यादा असर करेगा। ठीक है, तो उनने क्या बोला था, ये जो तीन चीज़ें हैं आपकी, फोक डांस, फोक पोइट्री या फोक डांस, उसको उनने क्या बोला था, नेशन का स्पिरिट बोला था। ठीक है, एक तरह से उन्होंने बोला था ये नेशन की क्या आत्मा है, जिसके थ्रू हम लोगों के अंदर क्या कर सकते हैं, नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो चली गई थी। उधर का क्या हुआ, जब नेशनलिज्म का रोमांटिसिज्म का क्या हुआ, एग्जाम्पल भी हमें देखने को मिला, क्योंकि क्या हुआ था, पोलैंड कैप्चर्ड बाय रशिया ने पोलैंड को कैप्चर कर लिया था। कैप्चर करने के बाद उसने क्या किया था, आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन क्या बोला गया था, पॉलिश लैंग्वेज रिमूव्ड एंड रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड एवरीवेयर। ठीक है, जहां इन लोगों ने क्या किया था, रशिया ने एक तो कैप्चर कर लिया, कैप्चर करने के बाद जो उनकी लोकल लैंग्वेज थी, ठीक है, उसको क्या कर दिया गया था, उसको रिमूव कर दिया गया था, और जो रशियन लैंग्वेज थी उसको जबरदस्ती सब जगह क्या कर दिया गया था, इम्पोज कर दिया गया था। ठीक है, भले स्कूल्स हो या कॉलेजेस हो, आपके ऑफिस हो, सब जगह क्या होने लगा था, अब जो पॉलिश आपकी लैंग्वेज थी उसको रिमूव करके रशियन लैंग्वेज में रख दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ भी वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिली थी। ठीक है, अब एक तो ये पॉइंट था आपका, ये जो आपने पढ़ा, ये रेवोल्यूशन एंड ऑल हुआ, उसके बाद आपके कैसे रोमांटिज्म की, हम बोल सकते हैं रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग डेवलप हुई। ठीक है, दैट इज द एग्जांपल। नाउ अब हम बात करें इकोनॉमिक हार्डशिप की। ठीक है, तो उस टाइम पे ऐसा क्या हुआ था कि उस टाइम पे क्या हुआ, आपका इकोनॉमिक हार्डशिप है। एक्चुअली में 1813 के अंदर वर द ईयर ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। यूरोप के लिए बोला जा रहा था 1830 बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक मतलब डिप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक का पीरियड था वो। ठीक है, इकोनॉमिक हार्डशिप का पीरियड था यूरोप के अंदर। ठीक है, उसके पीछे की कॉजेस क्या बताया जा रहा है, फैक्टर क्या बताया जा रहा है कि एकदम से क्या हुआ, पॉपुलेशन के अंदर इंक्रीज हुआ। ठीक है, पॉपुलेशन क्या हुई आपकी, इंक्रीज हुई। अब पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, साथ के साथ में क्या हुआ, वहाँ पॉपुलेशन इंक्रीज होने के बाद जो बहुत सारे जने रूरल एरिया में रहते थे, विलेजेस में रहते थे, उनने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उनने माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया अर्बन एरिया में। ठीक है, माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना। ठीक है, अगर वो रूरल एरिया में थे तो वहां उनके पास काम करने के लिए कुछ था नहीं। ठीक है, तो उनने क्या कर दिया, वो अर्बन या सिटीज में आने लगे। ठीक है, दूसरी चीज क्या हुई आपकी, इंडस्ट्रियलाइजेशन रिजल्टिंग इन पॉवर्टी। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो भी क्या हुआ, वो भी बहुत ज्यादा मतलब उसका भी रिजल्ट जो था वो बहुत ज्यादा डाउन होता गया। क्यों होता गया, उस टाइम पे एक्चुअली में जो मशीन वर्क रहता था, तो मतलब वहाँ से जो चीप मशीन वर्क एंड ऑल प्रोवाइड करे जा रहे थे। ठीक है, मशीन वर्क होता था तो वो क्या करता था, वो एक साथ बहुत सारे जनों का काम कर देता था। ठीक है, जिसके कारण क्या प्रॉब्लम जा रही थी, जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो भी क्या हो रहा था, आपका इंक्रीज हो रहा था। ऑब्वियसली बात है कि अगर आप नॉर्मली इंसान के थ्रू, वर्कर्स के थ्रू काम करवाएंगे तो उस चीज़ को करने में टाइम लगेगा।
ठीक है। और अगर यही मशीन के थ्रू चीजें होंगी तो क्या होंगी, वो जल्दी हो जाएंगी, ठीक है। तो जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अब मशीनें काम करने लगी थी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा था। अब ये सारी चीजें तो चल ही रही थी, पॉपुलेशन बढ़ गया, माइग्रेशन हो रहा है, और जो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, जिसके कारण आपका अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। साथ के साथ में उसी टाइम पे क्रॉप फेलियर के कारण फूड प्राइस के अंदर भी क्या हो गया था, आपका इंक्रीज हो गया था, ठीक है। फूड प्राइसेस भी क्या हो गए थे, आपके इंक्रीज हो गए थे। ऑब्वियसली बात है, वो तो हमारे लिए कितने असेंशियल चीजें हैं, ठीक है, जो हमारी डेली नीड के आइटम्स थे या फूड प्राइसेस थे, वो भी आपके बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, जिसके कारण आपकी ले दे के क्या हुआ, यहाँ आपकी पावर्टी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, जो गरीबी थी वो बढ़ने लगी यहाँ, ठीक है। तो इस टाइम पे ये भी कहा जाता है कि इस टाइम पे जो आपका यूरोप था, ठीक है, वो क्या हुआ, एक तरह से आपका क्या बोलना चाहिए, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप से गुजर रहा था इस टाइम पे, ओके। जिसका रिजल्ट क्या हुआ, ठीक है, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, जो कि लुइस फिलिपी को वहाँ का हेड बनाया गया था, उसको क्या कर दिया गया वहाँ से, हम बोल सकते हैं एक तरह से वहाँ से उसको भगा दिया गया, ठीक है। पीपल स्टार्ट अ प्रोटेस्ट विच रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ रिपब्लिक गवर्नमेंट, ठीक है, जिसके कारण पीपल ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, एंड देन वहाँ अब क्या बना, अब वहाँ रिपब्लिक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो हमने देखा कि कैसे इकोनॉमिक हार्डशिप आई थी, इकोनॉमिक हार्डशिप आई, उसके पीछे रीजन क्या क्या आते हैं, क्योंकि एकदम से पॉपुलेशन बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ने के बाद जो रूरल एरिया था आपका, वहाँ क्या हो रहा था, वहाँ लोगों के पास कुछ काम नहीं था करने के लिए, तो वो अर्बन एरिया में आ गए थे। अर्बन एरिया में उनने माइग्रेट कर लिया था, बट वहाँ भी क्या हो रहा था, वहाँ भी कोई जॉब एंड ऑल कुछ भी नहीं था। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी उनकी भी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, क्यों, क्योंकि उसी टाइम पे इंग्लैंड से जो मशीन से बनी हुई चीज़ें थी वो क्या की जाती थी, वो लेके आई जाती थी, जिसके थ्रू वहाँ के जो लोकल बोलना चाहिए छोटे छोटे से कमर्शियल या इंडस्ट्रियल के लोग थे, उनको क्या हो रहा था, उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था, ठीक है। इसके कारण आपका क्योंकि मशीन आ गई थी तो मशीन से काम होने लगा था, अब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी, और तभी के तभी क्या हुआ, क्रॉप फेलियर हो गया था। क्रॉप फेलियर हो गया था तो आपके फूड प्राइस में भी क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था, ठीक है। जिसके कारण टोटल एक रिजल्ट निकला आपका कि पावर्टी के अंदर क्या हो गया, आपका इंक्रीज हो गया, ठीक है। जो गरीबी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। इवन ये तक बोला जाता है जो पेरिस था उस टाइम तक कहाँ से वो क्या हो गया था, इतनी ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो गई थी कि वो बोल सकते हैं कि कहाँ से रोड पे आ गया था, ठीक है ना। इसका रिजल्ट भी हमने देख लिया था क्या हो गया, क्योंकि लोग बाग बहुत गुस्सा होने लगे, क्योंकि उस टाइम पे जो मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया गया था, सेटअप किया गया था, जिसके हेड कौन थे, लुइस फिलिप थे, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ देखा था लुइस फिलिप क्या था, उसके हेड थे। तो लोगों को लगा कि लुइस फिलिप से कुछ भी हैंडल नहीं हो रहा है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, तो लोगों ने उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिसका रिजल्ट निकला आपका फॉर्मेशन ऑफ रिपब्लिक गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये जो हुआ उसके बाद क्या हुआ, अब ये जो गवर्नमेंट बनी आपकी रिपब्लिक गवर्नमेंट, जिसके अंदर क्या हुआ, आपके कुछ चेंजेस लाएगा, ठीक है। चेंजेस मेड बाय न्यू गवर्नमेंट, जो भी न्यू गवर्नमेंट आपकी बनी थी, अब वो बनने के बाद क्या हुआ, कुछ चेंजेस लाएगा। क्या क्या चेंजेस लाएगा वो हम देखते हैं। अब वोटिंग राइट्स जो थे वो प्रोवाइड किए गए सारे मेल को, ठीक है। अभी भी देखना यहाँ भी आपको वुमेन्स को वोटिंग राइट प्रोवाइड नहीं किए गए, ठीक है। तो वोटिंग राइट टू ऑल मैन अबव 21, ठीक है। किसको, जितने भी सारे मेल थे, अगर वो 21 से ज़्यादा एज के तो उनके पास राइट है कि वो क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, ठीक है। साथ के साथ में राइट टू वर्क टू ऑल, ठीक है, सबके लिए काम प्रोवाइड किया गया। नेशनल वर्कशॉप व सेटअप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, इवन साथ के साथ में सबको काम तो दिया गया, साथ के साथ में नेशनल वर्कशॉप थी, उनको भी क्या किया गया, सेटअप किया गया या स्टैब्लिश किया गया, जिसके कारण क्या हो सके, एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड कराया जा सके, ठीक है। तो हमने देखा दो चीजें देख ली हमने कि कैसे आपका क्या बैकग्राउंड था, कैसे दो रेवोल्यूशन हुए जिसके थ्रू आपकी रोमांटिज्म की फीलिंग आई, ठीक है। एंड देन हमने देखा इकोनॉमिक हार्डशिप आया तो उसका क्या रिजल्ट आया हमारे, या फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट बनी तो क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है। अब हम देखेंगे द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, ठीक है, कि जो लिबरल्स लोग थे उनके अंदर या उनके थ्रू क्या क्या चेंजेस आए। ये जो आपका रेवोल्यूशन था वो लीड किया गया किसके थ्रू, मिडिल क्लास के थ्रू, ठीक है। मिडिल क्लास में कौन कौन आते हैं, आपके टीचर्स, प्रोफेसर, जो छोटे मोटे आपके बिजनेसमैन एंड ऑल होते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है, वो लोग आते हैं सारे। इसके बाद इनका डिमांड क्या था, इनका डिमांड था डिमांड फॉर नेशन स्टेट। वो क्या चाहते थे, नेशन स्टेट बनाना। नेशन स्टेट का मीनिंग हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्या होता है आपका, कि एक तरह से कॉमन कल्चर होना, कॉमन लैंग्वेज होना, कॉमन हिस्ट्री होना, ये सारी चीज़ें क्या आती है, नेशन स्टेट के बारे में बोली जाती हैं, ठीक है। तो उनका मेन डिमांड था नेशन स्टेट का, एज वेल एज पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल
कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एसोसिएशन, ठीक है। और एक वो इस टाइप की पार्लियामेंट्री चाहते थे जिसका प्रिंसिपल कैसा, वो चाहते थे कि उधर क्या हो, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए और फ्रीडम ऑफ प्रेस और एसोसिएशन दी जाए, ठीक है। मतलब कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो वो उसके बारे में प्रेस के अंदर कुछ भी अगर वो प्रिंट करना चाहते तो कर सके क्योंकि देखो हमने नेपोलियन के टाइम पे क्या देखा था कि वहाँ सेंसरशिप थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर किसी को भी उसके खिलाफ लिखना है तो वो नहीं लिख सकता था, ठीक है। इसलिए ये क्या चाहते थे, फ्रीडम दी जाए प्रेस में एज वेल एज एसोसिएशन, कोई भी नया ग्रुप ये बनाना चाहते हैं तो वो बना सके, ठीक है। इन जर्मनी पीपल कम टूगेदर टू वोट फॉर अ जर्मन नेशनल असेंबली, ठीक है। और फिर जो जर्मन पीपल के लोग थे उन लोगों ने मिलकर क्या किया, एक जो जर्मन नेशनल पार्टी थी उसको क्या किया, उसको वोट दिया, ठीक है। तो 18 मई 1848 के अंदर क्या हुआ, आपके 831 मेंबर्स को क्या किया गया, इलेक्ट किया गया, ठीक है। जब इन लोगों ने सबने मिलकर जर्मन नेशनल असेंबली जो थी उसको क्या किया गया, उसको वोट दिया। जब उसको वोट दिया तो वहां क्या हुआ, 18 मई के अंदर 831 मेंबर को क्या किया गया, इलेक्ट किया गया, ठीक है। जिसका रिजल्ट क्या निकला आपका कि ये जो है ना जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय द मोनार्क सिस्टम टू द पार्लियामेंट। अब इससे पहले हम जो देख रहे थे, जो जर्मन स्टेट था आपका, उसको हेड कौन कर रहा था, मोनार्क कर रहा था, ठीक है। अब किसके पास आ गया वो, उसका पावर किसके पास आ गया, पार्लियामेंट के पास आ गया, ठीक है। बट इस टाइम पे अगर हमने देखा है तो ये सारी चीजों को लीड कौन कर रहा था, आपका क्या बोलना चाहिए, मिडिल क्लास पीपल, ठीक है। तो ये जो आपकी पार्टी या एसोसिएशन बना था तो ये भी किसके थ्रू डोमिनेट हो रही थी, मिडिल क्लास के थ्रू डोमिनेट हो रही थी, ठीक है। तो हम देखते जाते हैं क्या क्या प्रॉब्लम गई। फेडरिक विलियम IV किंग ऑफ पर्शिया रिजेक्टेड द ऑफर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है। तो जब ये इन लोगों ने इलेक्ट किया, पार्लियामेंट बनाई, देन उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो पर्शिया के किंग थे जिनका नाम था फेडरिक विलियम करके उनका नाम था, फोर्थ, उनके पास क्या गए, ये एक ऑफर लेके गए तो जिसके अंदर बोला कि आप राजा बनो लेकिन यहाँ क्या चलेगा, आप सिर्फ नाम के राजा रहोगे, जो रूल है वो किसका रूल चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन का रूल चलेगा, ठीक है। बट ये जो ऑफर था वो क्या कर दिया, वहां के किंग ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। किंग विद द help of other monarchs suppressed the revolt as the people lost support of the some group like peasant, worker, artisan and women, ठीक है। एंड देन क्या हुआ, जब ये अपना ऑफर लेके गए और उसने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया पर्शिया के किंग ने। रिजेक्ट करने के बाद साथ साथ उसने क्या किया, उस किंग ने अदर मोनार्क के साथ इस रिवोल्ट को क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया, ठीक है। कैसे सप्रेस कर दिया इसको उनने, एक्चुअल में यहाँ क्या हुआ करके, क्योंकि उसके पीछे रीजन ये था, अभी तक हमने देखा था कि ये सारे लोग, इनको क्या हुआ था, सपोर्ट मिल रहा था, ठीक है। किस किस का सपोर्ट मिला था, जो भी आपके सारे वर्कर्स थे, पीजेंट थे, आर्टिशन थे, इनका सपोर्ट मिला, ठीक है। इनका सपोर्ट तो मिल गया जिसके कारण वो जीत भी गए। जीतने के बाद क्या हुआ, इन लोगों ने बट इनकी कोई भी डिमांड को फुलफिल नहीं किया, ठीक है। जो मिडिल क्लास पीपल थे उनने क्या किया, इनकी पीजेंट, वर्कर, आर्टिशन एंड वुमेन्स की कोई भी डिमांड को फुलफिल नहीं किया, जिसके कारण इन लोगों ने उनका सपोर्ट करना क्या कर दिया, बंद कर दिया, सपोर्ट करना बंद कर दिया। देन उसके बाद क्या हुआ, ऑल दो द कंजर्वेटिव मोनार्क वर एबल टू सप्रेस द मूवमेंट। जो कंजर्वेटिव मोनार्क थे, ठीक है, वो क्या हो गए, वो अपने मतलब बोला चाहिए मकसद में कामयाब हो गए। वो क्या कर दिया, जो मूवमेंट था उसको क्या कर दिया उनने, खत्म कर दिया, सप्रेस कर दिया, ठीक है। जिसके कारण कुछ चेंजेस लाए गए। क्या क्या चेंजेस लाए गए, सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर वाज अबॉलिश, ठीक है। जो कि ये दो आपके सिस्टम चलते थे, सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर का, उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। और जो क्या करा गया, हंगरनेस था जा, उसको क्या कर दिया गया, ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर दी गई, ठीक है। ग्रांटेड ऑटोनॉमी टू दी हंगरेंस इन 1867, ठीक है। तो ये सारी कहानी थी आपके द एज ऑफ रेवोल्यूशन की, ठीक है, कि क्या क्या हुआ, कैसे आपका रेवोल्यूशन हुआ, क्या क्या उसके इफेक्ट आए, ठीक है। कैसे रोमांटिज्म की आपकी फीलिंग्स डेवलप हुई, नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे डेवलप हुई, आपका इकोनॉमिक हार्डशिप कैसे आया, और उसके क्या क्या रिजल्ट हुए, क्या क्या कॉजेस थे और उसके कारण क्या क्या चेंजेस आए। एंड देन हमने ये भी देखा कि जो लिबरल्स के थ्रू रेवोल्यूशन था वो कैसे आया, एंड देन फिर कैसे जो कंजर्वेटिव मोनार्की थी वो फिर से कैसे होने लगी, कैसे एक तरह से हम बोल सकते हैं एस्टेब्लिश होने लगी। लेकिन उसके बाद भी कुछ चेंजेस आए, तो क्या क्या चेंजेस आए वो हमने सबने देखे, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, आपका ये सारी चीजें चली गई रही थी, साथ के साथ में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक था उसके अंदर बोला जाता है आपका कि कैसे आपके ये जो 3 नेशन है, ठीक है, जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन, ठीक है, तो इनका कैसे यूनिफिकेशन हुआ उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम हमारा फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, दैट इज यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी।
तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के अंदर जैसे कि हमने देखा था कि जैसे कि लोगों का क्या हुआ था, मतलब उन जो मिडिल क्लास लोग थे उन लोगों ने पीजेंट वर्कर्स इन लोगों की जो डिमांड थी वो फुलफिल नहीं की थी या उनकी चीज़ों को नहीं सुन रहे थे, इसलिए जो मूवमेंट था वो क्या हो गया था, सप्रेस्ड हो गया था, ठीक है। बट वो लोग चुप नहीं बैठे, जो मिडिल क्लास लोग थे वो चुप नहीं बैठे, उनने क्या किया, उनने पर्शिया आर्मी के हेल्प के थ्रू क्या किया, मूवमेंट को फिर से स्टार्ट किया, ठीक है। तो जो पर्शिया आर्मी के थ्रू जब मूवमेंट को स्टार्ट किया गया तो जो उसके हेड थे वो कौन थे, ऑटो वन बिस्मार्क करके, ठीक है। ऑटो वन बिस्मार्क जो थे, विद द हेल्प ऑफ पर्शियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर द नेशनल यूनिफिकेशन, ठीक है। तो जो ये पर्शिया के हेड थे ऑटो वन बिस्मार्क, उनने क्या किया, उनने इस मूवमेंट की लीडरशिप को संभाला, क्या करने के लिए, ग्रीक को यूनिफिकेशन करने के लिए, ठीक है। एंड देन उसके साथ साथ क्या हुआ, इनके 3 वॉर्स चले, ठीक है, जो कि 7 ईयर्स तक चले थे, ठीक है। पहला जो वॉर था आपका किसके साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ चला, फिर डेनमार्क के साथ एंड देन फ्रेंच के साथ, ठीक है। इन सब के साथ जब इनका वॉर चला 7 ईयर तक, तो क्या हुआ, आखिरी में लास्ट में जो पर्शिया थी वो क्या हो गई, वो विन हो गई। इनने सबको क्या कर दिया, सबको मार डाला, या फिर बोल सकते हैं सबको हरा दिया, ठीक है। एंड इसके बाद क्या हुआ, आपका जो नई जर्मनी थी, ठीक है, जो नई जर्मनी थी उसको फॉर्म किया गया और जो उसके हेड थे वो कौन बनाए गए, कैसर विलियम वन बनाए गए, ठीक है, जो कि पर्शिया के हेड थे, उन्हें थोड़ा सा नॉलेज था इसलिए उनको वहाँ का हेड बनाया गया। और जब जो ये न्यू जर्मन एम्पायर था वो क्या किया गया, वो फॉर्म्ड किया गया, किसके बेसिस पे, अब जो ये जो न्यू जर्मन था उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस लेके आए गए, किसके बेसिस के ऊपर, जुडिशियल सिस्टम अच्छा हो, लीगल सिस्टम अच्छा हो, बैंकिंग अच्छी की जाए, मतलब एजुकेशन सिस्टम, मतलब सब सारी चीज़ें जो भी हो वो जो आपके सिटीजन्स हैं उनको लेके ध्यान में रख के की गई इस न्यू जर्मन के अंदर, ठीक है। तो हमने देखा कैसे ये आपका प्रोसेस जर्मन का यूनिफिकेशन का प्रोसेस हुआ, ठीक है, कि जो मिडिल क्लास लोग थे पहले उन्हें सप्रेस कर दिया गया, उनका मूवमेंट पूरी तरीके से हट गया था, ठीक है, मोनार्की सिस्टम आने लगा था। फिर उसके बाद ये इन लोगों ने हार नहीं मानी, ये लोग किससे मिल गए, पर्शिया की आर्मी से मिल गए। जो पर्शिया की आर्मी थी और जो ब्यूरोक्रेसी थी उन लोगों ने क्या किया, इस मूवमेंट की लीडरशिप को अपने हाथ में लिया और उनने क्या किया, लड़ाई की, ठीक है। किससे लड़ाई की, इनने 3 वॉर चले थे इनके, हमने देखे थे आपके कौन कौन से वॉर थे, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क एंड फ्रेंच के साथ। एंड देन आखिरी में क्या हुआ, जो पर्शिया थी उसकी विक्ट्री हुई और कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन, ठीक है। जो यूनिफिकेशन का प्रोसेस था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और देन जब न्यू जर्मन बनाया गया तो उसके जो हेड थे वो कौन थे, कैसर विलियम फर्स्ट थे, ठीक है। अब जो ये न्यू जर्मनी आपकी बनाई गई थी, न्यू जर्मन का एम्पायर जो फॉर्म हुआ था वो किसके ऊपर था, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम के ऊपर बनाया गया था, ठीक है। ये तो आपकी हो गई जर्मनी की कहानी, हम बोल सकते हैं यूनिफिकेशन की। अब हम सेकंड पे स्विच करते हैं जो कि है आपका यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ठीक है। जैसे कि हमने जर्मनी का देखा था वैसे ही हम देखेंगे कि इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ। तो इटली के यूनिफिकेशन के अंदर क्या हुआ, आपका जो इटली था पहले वो 7 स्टेट के अंदर डिवाइड था, ठीक है। कितने स्टेट के अंदर, 7 स्टेट के अंदर डिवाइड था। एंड देन 7 स्टेट के अंदर डिवाइड के साथ साथ उसके अंदर क्या था, जो इटली था, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता था, सिर्फ एक स्टेट ऐसा था जिसमें कि इटालियन ही का हम बोल सकते हैं प्रिंसली स्टेट था, बाकी का किसी और के अंडर में आता था, ठीक है ना। बाकी के इसके बाद ये तो था ही कि अलग अलग 7 स्टेट में डिवाइड था आपका इटली, बट साथ के साथ में क्या था, यहाँ की जो लैंग्वेजेस थी वो भी क्या थी, बहुत डिफरेंट लैंग्वेजेस थी, ओके, सॉरी ना। उसके बाद क्या हुआ आपका, जैसे कि हमने देखा था कि जो आपका गिसिपी मैजिनी थे वो क्या थे, वो आपके एक बहुत अच्छे, मतलब है ना, एक तरह से उन्होंने क्या किया था, यूनिफिकेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था। एंड देन उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी भी बनाई थी यंग इटली करके, ठीक है। बट उनका क्या एम था, उनका ये एम था कि वो इटली जो है उसको एक नेशन बना सके, बट वो उसमें क्या हो गए, फेल हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, आपका चीफ मिनिस्टर कैवार लीड द मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ द गिसिपी गारिबाल्डी, ठीक है। अब क्या हुआ, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, फिर से यूनिफिकेशन को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाने के बाद इनने जो पीजेंट थे आपके, ठीक है, वर्कर्स थे, उन सबका सपोर्ट लिया। एंड देन ये क्या हो गया, वो अपने मूवमेंट के अंदर सक्सेसफुल हो गए, ठीक है। अब ये सक्सेसफुल हो गए और उन्होंने क्या कर लिया, इटली को यूनाइटेड कर लिया, ठीक है। अब जब इटली को यूनाइटेड किया उसके बाद 1861 के अंदर आपको ये नाम याद रखना है, कावर एंड गिसिपी गैरिबाल्डी, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर ये सारा काम किया, ठीक है। अब इसके बाद के बाद 1861 के अंदर विक्टर एनिमोल सेकंड जो थे उनको क्या कर दिया गया, वहां का यूनाइटेड इटली का क्या बना दिया गया, किंग बना दिया गया। और यहाँ भी इटली क्या हो गई,
यूनाइटेड हो गई, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि जर्मन आपका यूनिफिकेशन हो गया था, जर्मन पूरा एक नेशन बन चुका था, वैसे ही यहाँ भी जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में हमने देखा था कि ये डिवाइडेड था, अब यहाँ जाके क्या होने लगा, वो पूरा एक बन गया, ठीक है। वैसे हम बात करें यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन की, कि यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन में क्या हुआ, मतलब जो ब्रिटेन था वो कैसे यूनिफाइड होगा, तो हम देखते हैं क्या ब्रिटेन हमारा कैसा एक नेशन बना, ठीक है। कि क्या हुआ था, देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन, ठीक है। हम बात करें 18 सेंचुरी से पहले 1688 के तक की हम बात करें, तब तक क्या था, तब तक जो ब्रिटेन था वो एक नेशन स्टेट नहीं हुआ करता था, ठीक है। तब क्या करा इन लोगों ने, जो इंग्लिश पार्लियामेंट सीज पावर फ्रॉम दी मोनार्की, ठीक है। जो इंग्लिश पार्लियामेंट थे, जो इंग्लिश मैन थे, उनने क्या कर दिया, सीज कर दिया किसकी पावर को, मोनार्की की पावर को। एंड देन उस टाइम पे उनने क्या किया, सीज करने के बाद जो इंग्लैंड था वो क्या बन गया, एक नेशन स्टेट बन गया, ठीक है। सबसे पहले मोनार्की को हटा दिया गया, मोनार्की को हटाने के बाद पार्लियामेंट लाया गया, जिसके कारण आपका जो था इंग्लैंड जो था वो क्या बन गया, नेशन स्टेट बन गया, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या हुआ, आपका इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच में एक क्या साइन हुआ, आपका एक एक्ट साइन हुआ जिसका नाम था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ था आपका कि इनने क्या किया, इनने ना ऑब्वियसली बात है कि जो आपका स्कॉटलैंड था उसको अपने अंडर में ले लिया, ठीक है। इनको अंडर में लेने के बाद इनको अंडर में ले लिया, तो अभी तक क्या था, सिर्फ इंग्लैंड था। अब इसके अंदर कौन शामिल हो गया, आपका स्कॉटलैंड शामिल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आपका क्या हुआ, ये होने के साथ साथ जो आयरलैंड था उनने उस टाइम पे क्या किया, आयरलैंड के अंदर आपके दो बोलना चाहिए क्रिश्चियन रहते थे, ठीक है। तो एक कैथोलिक रहते थे, एक प्रोटेस्टेंट रहते थे, ठीक है। तो इनने क्या किया, जो प्रोटेस्टेंट थे उनको क्या किया, उनको बोला कि हम आपका सपोर्ट करेंगे, और सपोर्ट करने के बाद आपको क्या करेंगे, आप कैथोलिक को सप्रेस कर दीजिए, उनको दबा दीजिए और आपकी ही पावर आएगी, ठीक है। उन्हें ऐसा बोला गया, बट उनने ऐसा कुछ नहीं किया और उनके बीच में लड़ाई करवा दी, और लड़ाई करवाने के बाद उनने क्या कर लिया, आयरलैंड के ऊपर भी फोर्सफुली कब्जा कर लिया, ठीक है। जैसे कि आपको पता ही है, जो ब्रिटेन है, ब्रिटिश लोग हैं, उनका तो काम ही यही है, डिवाइड एंड रूल करना, ठीक है। तो नहीं, यहाँ भी ये करा। अब क्या हुआ, जो आपका ब्रिटेन बना, ठीक है, तो उसके अंदर क्या आने लगे, अब आपके 3 स्टेट आ गए, ठीक है। कौन कौन से आ गए, इंग्लैंड तो पहले से ही था उसके अंदर, अब आपका देखा उनने स्कॉटलैंड को भी कैसे अपने अंडर में ले लिया, एंड देन उनने आयरलैंड को भी कैसे अपने अंडर में ले लिया, ठीक है। अब ये सारा बन के क्या बन गया, एक तरह से एक ब्रिटेन बन गया, ठीक है। अब ये तीनों स्टेट बना के एक नेशन बन गया जिसका नाम था ब्रिटेन, ठीक है ना। अब उनने क्या किया, ये तो बन गया, लेकिन फ्लैग जो था वो ब्रिटिश लोगों का ही था, इंग्लैंड लोगों का ही था, ठीक है। साथ के साथ में जो उनकी लैंग्वेज थी वो भी उन्हें इंग्लिश ही रखी, ठीक है। अब द न्यू ब्रिटिश नेशन वॉज फॉर्म थ्रू अ प्रोपोगेशन ऑफ द डोमिनेट इंग्लिश कल्चर, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भी सारी चीजें थी वो उन्हीं की रखी गई, भले ही उन्होंने स्कॉटलैंड और आयरलैंड को अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन जो भी उनका कल्चर चलता था, जो भी उनकी लोकल लैंग्वेज थी वही रखी, उनने उनके अकॉर्डिंग चेंज नहीं की, ठीक है। तो हमने देखा कैसे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ, कैसे यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ। यहाँ यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन ना बोलती हूँ, हम एक तरह से बोलेंगे, एक तरह से ये क्या बना, ब्रिटेन को एक नेशन कैसे बनाया गया, ठीक है। ये हमने देखा। अब हमारा इसका जो नेक्स्ट बोलना चाहिए टॉपिक है वो है विजुअलाइजिंग द नेशन। तो हम ये देखेंगे कि कैसे आपका जो नेशन का विजुअलाइजेशन हुआ, ओके नाउ। तो हमारा ये टॉपिक है, हम देखेंगे नेशन वर पोर्ट्रेट एज फीमेल फिगर, एल्ग्री, ठीक है। क्या करा गया था उस टाइम पे कि द फीमेल फॉर्म दैट वाज चूजन टू personific the nation did not stand for any particular woman in real life, rather it sought to give the abstract idea of the nation and contract फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ क्या किया गया था, उनने एक फीमेल फिगर को क्या किया गया, पर्सोनिफिक किया गया, ठीक है। पर्सोनिफिक का मीनिंग क्या होता है आपका, कि किसी भी ह्यूमन फिगर को हम क्या करते हैं, एडिंग ह्यूमन कैरेक्टर टू समथिंग नॉन ह्यूमन, ठीक है। कि कोई भी हम कैरेक्टरिस्टिक ऐड कर रहे हैं ह्यूमन का, किसके अंदर, नॉन ह्यूमन के अंदर, ठीक है। जैसे कि आप देखते होंगे कि अवार्ड मिलते हैं, तो एक तरह से वो जो होते हैं वो ह्यूमन फिगर्स उसके अंदर बने रहते हैं, लाइक दैट, ठीक है। तो जिसका मीनिंग क्या था आपका, ये जो ह्यूमन फिगर को या फीमेल फिगर को लिया गया था इसके अंदर, उनका कहना क्या था कि वो किसको बताना चाह रहे थे, वो सिर्फ ये नहीं, उनका सिर्फ ये मकसद नहीं था कि इट डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमेन इन रियल लाइफ, कि जो रियल लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स है या उनके लिए पर्टिकुलरली नहीं किया गया था। उनका मेन जो आइडिया था वो क्या था, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था, किसके लिए, नेशन के लिए, ठीक है। वो पूरे नेशन को क्या करना चाह रहे थे, उससे डिफाइन करना चाह रहे थे, हम ये बोल सकते हैं एक तरह से, ठीक है।
द फ्रेंच द एल्ग्री वॉज क्रिस्टिनेटेड एज मैरियन इन जर्मनी। ठीक है, अब क्या गया कहा गया है, जर्मनी के अंदर क्या करा गया था, आपका क्रिस्टियन मैरियन को एज अ फीमेल फिगर हम बोल सकते हैं बनाया गया था, और जर्मनी के अंदर जर्मेनिया करके थी, उनको एल्गरी बनाया गया था। ठीक है, अब इसके बाद भी साथ के साथ में इनमें बहुत सारे सिंबल्स का यूज किया गया था, जैसे कि हमने देखा फीमेल फिगर को आपका सिंबल का यूज किया था। ठीक है, इसके अलावा भी जैसे कि हम हमारे भारत माता की बात करते तो उनका भी एक पूरा फिगर टाइप का पूरा बनाया गया है कि उनके हाथ में क्या क्या है, वो क्या क्या वो सिंबल बता रहे हैं, उससे क्या क्या हम समझ रहे हैं। ठीक है, इसी टाइम पे यहाँ भी यूरोप में भी ऐसे बहुत सारे अलग अलग सिंबल का यूज किया गया। ठीक है, अब जैसे कि ब्रोकन चेन का मतलब क्या था, चेन टूट जाना, मतलब कि आपको आजादी मिल जाना, तो उसका मीनिंग क्या था, सिग्निफिकेंस क्या था, लिबर्टी। ठीक है, फिर उसका बाद क्या था, ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल। ठीक है, इसका मीनिंग क्या था कि आपकी स्ट्रेंथ, जो भी आपकी खूबियां हैं, स्ट्रेंथनेस जो है उसको बताना। ठीक है, क्राउन ऑफ ओक लीफ का मतलब था हीरोइज्म। ठीक है, कि क्या आपके यहाँ पावर है, क्या आपके यहाँ चीजें हैं उसके बारे में। ठीक है, स्वार्ड का मीनिंग यहाँ क्या था, रेडीनेस ऑफ टू फाइट। ठीक है, कि फाइट के लिए हमेशा तैयार रहना, हम तलवार खड़े होकर तैयार नहीं रहते, लाइक दैट। ठीक है, अब इसका बात क्या था, ऑलिव ब्रांचेस अराउंड दी स्वॉर्ड, इसका मीनिंग था विलिंगनेस टू मेक पीस। ठीक है, कि आपके अंदर पीस लाने की क्या होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। रे ऑफ द राइजिंग सन का मीनिंग क्या था आपका, बिगनिंग ऑफ न्यू एरा। ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा था आपका, न्यू एरा क्या हो रहा था, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ब्लैक रेड एंड गोल्डन ट्राई कलर का जो फ्लैग था उसका मीनिंग क्या था, फ्लैग ऑफ द लिबरल नेशनलिस्ट। ठीक है, जो कि अब आपका नया नेशन आया है वो कैसा है, आपका लिबरल नेशनलिस्ट है। ठीक है, ये सब हमने देख लिया, साथ के साथ में हम देखेंगे नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म का मीनिंग यहाँ क्या था। ठीक है, द बाल्कन कंप्रेस्ड मॉडर्न डे रोमेनिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोटिया एंड बोस्निया, ये सारे करके आपका क्या बनाया गया था। आज का जो लास्ट टाइम के अगर हम बाल्कन की बात करें, वो क्या था, वो इन सारे एरिया से मिलके आपका क्या हुआ था, बना हुआ था। ठीक है, एंड बाल्कन वाज अ रीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एंड एथेंटिक वेरिएशन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, और ये जो पूरा एरिया था, ठीक है, जहाँ इतने सारे स्टेट आ रहे हैं, अगर हम मॉडर्न डे की बात करें, ये सारे रोमेनिया एंड ऑल, ये सारे जो स्टेट आ रहे हैं वो क्या था आपके, वो इस एक एम्पायर के अंदर आते थे, या हम बोल सकते थे इनका कब्जा था किसका, ऑटोमन एम्पायर का। द आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव। ठीक है, अब जो रोमांटिक और नेशनलिज्म का जो आइडिया था, उससे इस रीजन के अंदर बहुत इफेक्ट पड़ा था। ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ा था आपका, कि लोगों के अंदर रोमांटिज्म, या फिर हम बोल सकते हैं किसकी फीलिंग आई थी, एक तरह से नेशनलिज्म की फीलिंग आई थी, जिसने वहां उनने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, वो उनके अगेंस्ट जाने लगे थे। ठीक है, कैसे अगेंस्ट जाने लगे थे वो उनके, क्योंकि उनका सोचना ये था कि ये जो हो रहा है हमारे साथ वो अच्छा नहीं हो रहा है, हमें क्या करना है, इनके अगेंस्ट जाना है, क्योंकि उनका जो कल्चर था वो पूरा ग्रीक का कल्चर अलग था, एंड ऑटोमन एम्पायर जो था उनका कल्चर अलग था, तो वो उनसे अलग होना चाहते थे। ठीक है, द बाल्कन स्टेट्स वर फ्रेशली जेलसी ऑफ ईच अदर एंड ईच होप्ड टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ ईच अदर। ठीक है, जो वहाँ के स्टेट थे वो एक दूसरे से क्या करते थे, वो एक तरह के क्या करते थे, एक दूसरे से मतलब वो लोग हम बोल सकते हैं कि एक दूसरे से खुश नहीं रहते थे, जलते रहते थे, एंड जो उनकी टेरिटरी थी एट द एक्सपेंस ऑफ ईच अदर। ठीक है, और साथ के साथ में क्या हुआ आपका, यूरोपियन पावर वर ऑल्सो लुकिंग फॉर द एक्सटेंड देयर कंट्रोल ओवर द एरिया। जो यूरोपियन पावर था उनने क्या कर दिया, इनके ऊपर कंट्रोल कर लिया पूरे एरिया के ऊपर। This lead to series of war in these region and finally result in the first world war। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, ये जो एरिया थे ये एक साथ थे, इनके ऊपर यूरोपियन जो पावर्स थे उनने उनके ऊपर क्या करने की कोशिश की, कंट्रोल करने की कोशिश की, जिसके कारण आपका क्या स्टार्ट हो गया उस एरिया के अंदर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण वो बन गया। ठीक है, तो हमने देखा कैसे ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हुआ, और मतलब इसके पीछे जो मेन रीजन था हम बोल सकते हैं कि वो लोग उनके कंट्रोल में थे। बाल्कन एरिया जो है, जो आजकल आपका मॉडर्न डे का रोमेनिया, बल्गेरिया ये सब कहलाता है, वो क्या होने लगा, वो इनके कंट्रोल में था, और वो यहाँ से क्या होना चाहता था, अलग होना चाहता। ठीक है, जिसके कारण जो यूरोपियन पावर थे उनने क्या कर दिया, लुकिंग फॉर द एक्सटेंड दिया कंट्रोल ओवर द एरिया, उन्होंने देखा कि हमें यहाँ एक्सटेंड करना चाहिए अपना कंट्रोल, एंड देन जिसके कारण आपका क्या होगा, यहाँ वॉर हुआ। ठीक है, तो आपने देखा कैसे आपका जो रोमांटिज्म की फीलिंग या नेशनलिज्म की फीलिंग थी, इंपेरियलिज्म की फीलिंग थी, ये सारी चीजें कैसे आई, किस किस को क्या क्या माना गया, मतलब क्या सिंबल थे, जिसका सिग्निफिकेंस या हम बोल सकते हैं मीनिंग क्या था, ये आपका वन वर्ड में या ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो ये आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है,
तो आई थिंक ये आपको समझ में सॉरी, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कैसे हमने सारा चैप्टर किया। इसके अलावा भी आपको कुछ भी डाउट होता है, ठीक है, तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियो, सो जो दूसरे लोग हैं उनको भी क्या मिले, हेल्प मिले। एंड प्लीज प्रेस दी बेल का आइकन, सो आपको जो पहले से नोटिफिकेशन मिल जाए एंड आप इजिली पहले से प्रिपेयर हो सके मेरे वीडियो को देखने के लिए। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।